नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगातार विगत कई वर्षों से इससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो देखते हैं कम्युनिकेशन की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लिखेंगे कि संप्रेषण एक से दूसरे व्यक्ति के बीच या एक से कई व्यक्तियों के बीच सूचना, ज्ञान, जानकारी, अनुभव इत्यादि का चिन्ह, प्रतीक, ध्वनि चिन्ह आदि के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी मिल रही है, तो हमारे बीच में अभी संप्रेषण हो रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रस्तावना समझ में आई होगी। प्रस्तावना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसा जैसे मैंने बताया है वैसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन अर्थात साधारण या सामान्य। तो इसके अर्थ में इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे लास्ट में, इतना को आप लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि विचारों या सूचनाओं का साधारण तरीके से आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है, अर्थात संप्रेषण कहलाता है। आगे संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिनमें पहली परिभाषा है हैरी हस के अनुसार संप्रेषण चिंतन, विचारों तथा तथ्यों का आदान प्रदान है। हैरी हस कहते हैं कि संप्रेषण चिंतन, विचारों तथा तथ्यों का आदान प्रदान है। दूसरी परिभाषा देखेंगे किथ डेविस के अनुसार। किथ डेविस कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना या भाव पहुंचाने की क्रिया है। दोनों ही परिभाषाएं बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटी परिभाषा है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे परिभाषा जब भी हम लिखेंगे तो उसे एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। आगे हम संप्रेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में एक प्रेषक होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजता है, जिसे पढ़कर, सुनकर, समझकर प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि प्रेषक को भेजता है। इसमें प्रेषक से संप्रेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। प्रेषक शुरू करेगा, संदेश भेजेगा, प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगा और प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि देगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं इस वीडियो के जरिए आपको संदेश भेज रहा हूँ, इस वीडियो से आपको संदेश मिल रहा है और आप वीडियो में कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तो मुझे उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। चलिए संप्रेषण की विशेषताएं देख लेते हैं। संप्रेषण की विशेषताओं में पहली विशेषता है विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। इसमें प्रेषक अपने विचार संदेश के जरिए प्राप्तकर्ता को देता है और प्राप्तकर्ता अपने विचार प्रतिपुष्टि के जरिए प्रेषक तक पहुंचाता है। दूसरी विशेषता है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण के द्वारा पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। अगली विशेषता देखेंगे द्विपक्षीय प्रक्रिया। संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होगा प्रेषक और दूसरा पक्ष होगा प्राप्तकर्ता। अगला देखते हैं उद्देश्य आधारित वर्णन। संप्रेषण उद्देश्य आधारित होता है, बिना उद्देश्य के संप्रेषण नहीं होता। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संप्रेषण दोनों माध्यमों में संभव है, प्रत्यक्ष संप्रेषण और अप्रत्यक्ष संप्रेषण। जैसे आपके मेरे बीच अभी अप्रत्यक्ष संप्रेषण होगा। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे बीच अप्रत्यक्ष संप्रेषण हो रहा है। या फिर हम कॉल पे जब बात करते हैं किसी से या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो हमारे बीच अप्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण जैसे मेरे सामने अगर कोई बैठा है, उससे मैं बात कर रहा हूँ तो वह प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। या फिर जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी के जरिए संप्रेषण होता है तो वो अप्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण तभी होगा जब आमने सामने दो पक्ष बैठे हों। देखते हैं अगली विशेषता अंतःक्रिया और प्रतिपुष्टि। संप्रेषण में अंतःक्रिया होती है किसके किसके बीच, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अंतःक्रिया होती है, एवं प्रतिपुष्टि और प्रतिपुष्टि भी होती है। प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। तो संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य अंतःक्रिया और प्रतिपुष्टि होती है। अगली विशेषता देखते हैं गतिशील प्रक्रिया। संप्रेषण गतिशील प्रक्रिया होती है।
प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य प्रेषक संदेश भेजेगा, प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि देगा, फिर प्रेषक संदेश भेजेगा, फिर प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि देगा। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है। अगली विशेषता देखेंगे, संप्रेषण विभिन्न माध्यमों में संभव होता है। जैसे कि अभी इसके पहले भी हमने चर्चा किया है कि संप्रेषण जैसे वीडियो कॉल पे मैं आपको अभी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, उस माध्यम में चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप पे चैट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए और लाइव क्लास वगैरह बहुत सारे जो माध्यम होते हैं उनके जरिए संप्रेषण संभव होता है। संप्रेषण की विशेषताओं में इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इतना मुझे लगता है एग्जाम में लिखने के लिए इतनी विशेषताएं पर्याप्त हैं। अगला देख लेते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है लिखित संप्रेषण जैसे पत्राचार, दूसरा है मौखिक संप्रेषण जैसे वार्तालाप। अशाब्दिक संप्रेषण को तीन भागों में बांट दिया गया है। ध्वनि के माध्यम से संप्रेषण जिसके अंतर्गत संगीत आता है, दूसरा है हाव भाव के माध्यम से संप्रेषण, तीसरा है स्पर्श के माध्यम से संप्रेषण। अगला पॉइंट हम देखेंगे संप्रेषण की कुछ बाधाएं। संप्रेषण क्रिया के दौरान कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उनमें पहला है शोर। जब कक्षा में हम छात्रों के साथ संप्रेषण की क्रिया करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो शोर उत्पन्न हो सकते हैं। ये शोर अपनी खुद की कक्षा का शोर, बच्चे कक्षा में हल्ला करें तो संप्रेषण की क्रिया अच्छे से नहीं होगी। शोर के दूसरे प्रकार है बगल की कक्षा का शोर। हमारी जो कक्षा लगी है उसके अगल बगल की जो कक्षा है उनका शोर हो सकता है, या स्कूल के बाहर का शोर जैसे सड़क और रेलवे। ये शोर के कुछ प्रकार हैं। ये शोर की समस्या संप्रेषण के दौरान हो सकती है। दूसरी समस्या देख सकते हैं हम भ्रम। बच्चों के मन में संप्रेषण के दौरान कुछ शब्द या कोई टॉपिक भ्रम स्वरूप उनके मन में बन जाए तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उन भ्रम को दूर करे। शिक्षक द्वारा भ्रम का समाधान न करना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। छात्र कभी कभी शिक्षक से भयवश या किसी और कारण से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पूछ पाते, तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो छात्रों के भ्रम का समाधान करे। अगली समस्या देखेंगे भाषा संबंधी समस्या। शिक्षक के पास शब्द भंडार की कमी, बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग और गलत उच्चारण या अस्पष्ट उच्चारण एक समस्या बन सकती है, जिसे हम भाषाई संबंधी समस्या कहेंगे। अगली समस्या की ओर नज़र डालेंगे, वो है छात्रों में अभिप्रेरणा की कमी। छात्रों का इंटरेस्ट न लेना। छात्र अधिगम के दौरान इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनमें कुछ कारण हो सकते हैं। विषय का उपयोगी ना होना, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो छात्रों के लिए उपयोगी ना होना। अगला बिंदु हो सकता है शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान पर्याप्त ना होना। शिक्षक अगर अपने विषय में निपुण नहीं है तो छात्र उस विषय में इंटरेस्ट कम दिखाएंगे और संप्रेषण की क्रिया बाधित होगी। अगला पॉइंट देखेंगे अभिव्यक्ति संबंधी समस्या। शिक्षक का आत्मविश्वास कम होना या हाव भाव के संप्रेषण में कमी। संप्रेषण के दौरान सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपने हाव भाव के द्वारा भी संप्रेषण की क्रिया को अच्छा बनाया जाता है। तो अपने हाव भाव में की संप्रेषण में कमी और आत्मविश्वास में कमी इस पॉइंट के अंतर्गत आएंगे अभिव्यक्ति संबंधी समस्या में। अगला पॉइंट हम देखेंगे भौतिक बाधाएं, जैसे क्लासरूम में रोशनी कम होना, हवा की समस्या, हवादार स्थिति न होना, बैठक व्यवस्था की समस्या, साफ सफाई की समस्या। अगला पॉइंट देखेंगे शारीरिक बाधाएं। शारीरिक बाधाएं के अंतर्गत थकान, भूख, सिर दर्द, सुनने की समस्या आदि। मनोवैज्ञानिक बाधाएं देखेंगे भय, तनाव, चिंता। अगर क्लास में भय, तनाव और चिंता का वातावरण है तो संप्रेषण बाधित होगा। पृष्ठभूमि की समस्या, क्लास में बच्चे अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषाएं बोलने वाले होते हैं, तो इन समस्याओं के कारण संप्रेषण बाधित हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम
अगर एक ही टॉपिक को अलग अलग शिक्षक पढ़ाएं तो इसमें ये समस्या देखी जाती है कि जो पिछला शिक्षक जो पढ़ाया है जो टॉपिक को, फिर उसको दूसरा शिक्षक पढ़ाएगा तो दोनों के समझाने के तरीके में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर संप्रेषण बाधित होता है। चलिए आगे देखते हैं हम बाधाओं को दूर करने के उपाय। इन उपायों में पहला उपाय है स्वयं में अभिप्रेरित, मतलब शिक्षक है या जो प्रेषक है उसे सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। दूसरा देखेंगे भाषा संबंधी जो उसमें गुण होना चाहिए। शिक्षक शुद्ध भाषा का प्रयोग करे, कक्षा के अनुरूप भाषा का प्रयोग करे और उसका जो शब्दकोश है वो अच्छा होना चाहिए। शिक्षक के पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। और शिक्षक कक्षा के अनुरूप, अगर छोटी कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो छोटी कक्षा के अनुरूप वो भाषा का प्रयोग करे, बड़ी कक्षा पढ़ा रहा है तो बड़ी कक्षा के अनुरूप भाषा का चयन करे। शुद्ध भाषा, गलत भाषा या द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग ना करे, बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग ना करे। अगला पॉइंट देखेंगे संकेतात्मक अभिव्यक्ति अर्थात हाव भाव। जैसे सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, किसी चीज़ को मेरे को आपको समझाना है तो सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होगा, अपने हाव भाव को मुझे परिवर्तित करना रहेगा कक्षा के अनुरूप। वैसे ही अगर कोई शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु को समझा रहा है तो उस पाठ्य वस्तु उस टॉपिक के अनुसार उसको अपने हाव भाव में भी परिवर्तन लाना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे उदाहरणों का प्रयोग। शिक्षक को पर्याप्त और अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणों के प्रयोग से संप्रेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। अगला देखेंगे विषय का ज्ञाता। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक का विषय ज्ञान अच्छा है तो छात्रों की रुचि बनी रहेगी एवं संप्रेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होगी। अगला पॉइंट देखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित। शिक्षक को अपने संप्रेषण की क्रिया पूर्व ज्ञान पर आधारित करनी चाहिए। कक्षा में आने से पूर्व या कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व वो अच्छे से स्टडी करे एवं बच्चों के जो पूर्व नॉलेज और बच्चों के स्तर को समझे, उसके आधार पर उसे अपने संप्रेषण का कार्य करना चाहिए। अगर मैं आपको अचानक से किसी टॉपिक के बारे में बताऊं जिसके बारे में आपको पहले से कुछ नहीं पता, उस टॉपिक को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यही है पूर्व ज्ञान पर आधारित। बच्चों के स्तर को समझें। अगर बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो उनके एकदम निम्न स्तर से शुरुआत करके बच्चों को समझाना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे प्रतिपुष्टि या फीडबैक। संप्रेषण की क्रिया के दौरान या क्लास के दौरान जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों से प्रतिपुष्टि लेते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलते रहे कि संप्रेषण की क्रिया ठीक से हो रही है या नहीं और छात्रों का इंटरेस्ट भी क्लास में बना रहे। अगला देखेंगे पूर्व तैयारी के साथ संप्रेषण। कोई भी शिक्षक अगर कक्षा में जाता है तो उसे पूर्व तैयारी के साथ जाना चाहिए, जिससे कि कक्षा के बीच में उसे फंसने का डर ना रहे एवं विषय का पूर्ण ज्ञान रहे और किस विषय को कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में वो प्री प्लानिंग कर सके। अगला देखेंगे समरूप व्यवहार। कक्षा में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे रहते हैं तो उसके हिसाब से सभी के साथ बराबर एवं अच्छा व्यवहार करें। इससे किसी के अंदर में गिल्ट की भावना ना हो, सभी बच्चों का सीखने के प्रति अच्छा इंटरेस्ट रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़। अधिगम संसाधनों का यूज़ करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक या पर्याप्त जिस भी टॉपिक में जितना संभव हो उसके हिसाब से TLM सामग्री का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मुझे वायुमंडल पढ़ाना है तो मैं अचानक से अगर बच्चों को बताऊंगा वायुमंडल के बारे में तो शायद उन्हें अच्छे समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं वायुमंडल का मॉडल बनाकर ले आता हूं तो छात्रों को उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना संप्रेषण को बहुत अच्छा बनाता है। आगे हम देखेंगे संप्रेषण का उपसंहार। चलिए अब हम देख लेते हैं संप्रेषण का उपसंहार। उपसंहार जब हम लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लिखा जाता है। अब देखते हैं संप्रेषण का उपसंहार। संप्रेषण के उपसंहार में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि संप्रेषण व्यवसाय, समाज में मधुर संबंध बनाने हेतु एवं सूचना पहुंचाने हेतु एवं आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। संप्रेषण के दौरान हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः जब भी हम संप्रेषण करें तो इन सावधानियों के साथ करें एवं बाधाओं का निराकरण करते हुए करें।
ऐसा करके हम उपसंहार में लिख सकते हैं। कुछ संदर्भ ग्रंथ मैं आपको दे देता हूँ, इनमें से आप कोई भी साथ 2 संदर्भ ग्रंथ लिख सकते हैं। पहला संदर्भ ग्रंथ आप लिखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी जी के द्वारा। दूसरा संदर्भ ग्रंथ आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता युगल बिहारी पाराशर जी के द्वारा। तीसरा संदर्भ ग्रंथ आप लिख सकते हैं हिंदी शिक्षण डॉक्टर एन पापा राव के द्वारा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।